ज़ार्फ मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको बताते हैं चंगेज़ खान ने क्यों नहीं किया भारत पर हमला। अपनी संगठन, शक्ति, बर्बरता व साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक, जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक पहुंचा दिया, जिसे दुनिया की कोई सेना हरा नहीं सकी, उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। मंगोल सरदार चंगेज़ खान सिंधु नदी के किनारे तक आया। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया। वो लौट गया और पीछे छोड़ गया एक सवाल, आखिर क्यों। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1218 में। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिणी काजाकिस्तान में पड़ने वाली ओत्रार नाम के एक शहर से। 21वीं सदी में इसे भूतों के शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह शहर बहुत महत्वपूर्ण था। सिल्क रूट पर पड़ने वाला यह शहर मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ओत्रार ख्वारिज़्म नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 21वीं सदी के हिसाब से ख्वारिज़्म साम्राज्य ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना था और यहाँ के सुल्तान थे तुर्की मामलुक वंश के मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपने अंकल एनेलचुक को ओत्रार का गवर्नर बनाया हुआ था, जो जैसा पहले बताया कि ओत्रार एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट का हिस्सा था, इसलिए एनेलचुक की हैसियत भी काफ़ी ज़्यादा थी। साल 1218 में ओत्रार एक घटना का गवाह बना। 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ओत्रार में दाखिल हुआ, जिसमें मंगोल सरदार चंगेज़ खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। एनेलचुक को जब इस बात की खबर लगी, उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज़्म और मंगोल के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोल का रुतबा और चंगेज़ खान की दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी थी। एनेलचुक ने 450 मंगोल को अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोल ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। यह देखकर एनेलचुक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा डाला। जब यह खबर चंगेज़ खान तक पहुंची, उसने अपने 3 दूत सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवाकर मांग रखी कि इस गुस्ताखी के लिए एनेलचुक को सजा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे था। उन्होंने एक दूत का सर काट डाला और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर उन्हें वापस चंगेज़ खान के पास भिजवा दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 में मंगोल सेनाएं ओत्रार के किले के बाहर खड़ी थी। बाकी शहर का हाल ऐसा था जैसे खरी फसल का टिड्डी दल में हमले के बाद होता है। एनेलचुक ने अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया था। कुल 2 महीने तक युद्ध चला और अंत में एनेलचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज़ खान के आगे पेश किया गया, जिसके बाद चंगेज़ खान ने एनेलचुक के कानों और आंखों में पिघली हुई चांदी भर दी थी। इसके बाद शहर में मार काट शुरू हो गई। मंगोल सैनिकों ने पूरे शहर जला दिया। यहाँ से चंगेज़ खान समरकंद पहुँचा। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपनी बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि उसे दोबारा बसने में कई दशक लग गए। ख्वारिज़्म के जर्रे जर्रे को चंगेज़ खान की फौज ने नेस्तनाबूद कर डाला। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को मंगोल फौज ने यूं खत्म कर दिया जैसे बच्चों का खेल हो। हालांकि अभी सुल्तान मोहम्मद बचा था, जो चंगेज़ खान की पहुंच से दूर था। जान बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने खुरासान की तरफ भागा। खुरासान यानी 21वीं सदी के हिसाब से उत्तर पूर्वी ईरान का एक प्रांत। मंगोल सैनिकों ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। बल्ख, हेरात, निशापुर, खुरासान के चप्पे चप्पे पर मंगोल सेना के कदम पड़े। जिसने सर झुकाया वो बच गया, जो नहीं झुका उसे काट डाला। सुल्तान मोहम्मद ने मंगोलों से बचने के लिए बगदाद भागने की कोशिश की, लेकिन उससे इसमें भी सफलता नहीं मिली। अंत में थक हार के उसे कैस्पियन सागर में एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। तरकीब काम आई, क्योंकि मंगोल कभी समंदर में दाखिल नहीं होते थे। इस छोटे से द्वीप पे जीने के लिए सुल्तान मोहम्मद लोगों की मदद पर निर्भर था। वो लोगों से चीज़ें लेता और बदले में उनके नाम जागीर कर देता। हालांकि खुद के पास ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। इसी द्वीप पर रहते रहते साल 1220 में
एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। सुल्तान मोहम्मद के बाद उसके बेटे जलालुद्दीन मंगबुर्नी के पास सत्ता आई, लेकिन वह भी सुल्तान की तरह भागता रहा। उसके पास 90,000 की फौज थी। इनके बल पर उसने मंगोल फौज को एक लड़ाई में धूल चटाई और चंगेज खान के दामाद को भी मार डाला। इसके बाद जलालुद्दीन मंगबुर्नी ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी यानी 21वीं सदी के अफगानिस्तान का एक इलाका। चंगेज खान ने अपनी फौज गजनी तक भेजी, लेकिन उन्हें पहुंचने में 15 दिन की देरी हो गई। मंगबुर्नी और उनके साथी सिंधु नदी के तरफ भागे। सिंधु नदी के किनारे एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मामला 19-20 ही का था, लेकिन तभी मंगोल फौज सिंधु नदी के बाईं तरफ मौजूद एक पहाड़ पर चढ़ गई और दूसरी तरफ से आकर उन्हें मंगबुर्नी की फौज को पीछे से घेर लिया। मंगबुर्नी की हालत खराब हो चुकी थी और अंत में जब उसके पास सिर्फ 7,000 सैनिक बचे थे, उसने अपना वक्तबंद फेंका और एक घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े सहित उसने नदी में छलांग लगा दी। चंगेज खान से बचने के लिए जलालुद्दीन मंगबुर्नी ने सिंधु नदी पार की और दिल्ली सल्तनत में दाखिल हो गया। 1221 दिल्ली सल्तनत में इस समय मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। भारत में धन धान्य के भंडार थे, लेकिन चंगेज खान ने ना सिंधु नदी पार की और ना भारत पर आक्रमण किया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? जेरेमाया कार्टिन की किताब द मंगोल्स के अनुसार चंगेज खान इस अभियान के दौरान उनका विशाल मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा था। कई जगह बगावतें शुरू हो गई थी। इस कारण उन्होंने लौटने का चुनाव किया। एक संभवतः ये भी है कि मंगोल सैनिकों को भारत का गर्म मौसम रास नहीं आया। इस तर्क को इस बात से बल मिलता है कि मंगोल फौज ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी, लेकिन वह वहां से जल्द ही लौट गए थे। एक और कारण हो सकता है चंगेज खान की उम्र। चंगेज खान की उम्र 60 साल हो चुकी थी। ऐसे में संभव है और आगे युद्ध करने की उसकी मंशा ना रही हो। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण न करने का सबसे मजबूत कारण माना जाता है दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन जलालुद्दीन मंगबुर्नी को सिंधु नदी पार करने के बाद अपने यहाँ शरण नहीं दी। इस तरह वह दिल्ली से सीधा टक्कर लेने से बचता रहा। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। लिहाजा ये एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु के किनारे से लौट गया और उसे दोबारा लौटने का कभी मौका नहीं मिला। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। हालांकि आगे आने वाले सालों में मंगोल ने भारत पर आक्रमण की कई कोशिशें की, लेकिन वो भारत पर कब्जा करने में कभी सफल नहीं हो पाए। ऐसे और कहानियों के लिए जुड़े रहें ज़ार्थ मीडिया के साथ।